नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। चीन की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह से सतर्क है और अब वो ड्रैगन की चालबाजी कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फौज की तैनाती बढ़ाई है, लेकिन चीन पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। इंडियन आर्मी ने सरहदी इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है। ड्रैगन को जैसे को तैसा वाले अंदाज में जवाब देने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के लिए भारत के जांबाज जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। जंगल, पहाड़, नदी, हर तरफ से मोर्चेबंदी की तैयारी कर ली गई है। एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना की क्या तैयारी है, इसका जायजा लेने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर सुमित चौधरी अरुणाचल प्रदेश के किबुथु पहुंचे। इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे कि भारतीय सेना ने चीन के लिए कैसे जवाबी रणनीति तैयार की है। चीन की चालबाजी अब नहीं चलेगी। जंगल जंगल मुस्तैद है भारतीय जाबाज। पहाड़ पहाड़ दहाड़ रहे हैं हिंदुस्तानी जवान। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ललकार। ड्रैगन होशियार, हिंदुस्तान तैयार। 1962 की जंग में भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि किबुथु और तवांग सेक्टर के अंदर रसद या साजो सामान पहुंचाना, और सबसे बड़ी जो चीज या फिर सबसे बड़ा जो सहारा था वो था तेजू। जी हाँ, इस समय हम उसी तेजू कैंप में हैं, ब्रिगेड में हैं, जहां से आज भी रसद और ये सारी चीजें जाती हैं। भारत चीन सीमा पर किबुथु के तेजू कैंप में जवानों को सीनियर अफसर निर्देश दे रहे हैं। ये जाबाज जवान अब चीन की किसी भी हिमाकत का हिम्मत से जवाब देने के लिए तैयार है। भारत माता के नारे के साथ चहलकदमी करते हुए भारत माता के ये शूरवीर निकल पड़े। इस ड्रिल के दौरान ये सभी ट्रक कॉन्वॉय जो हैं लगातार फॉरवर्ड लोकेशंस के लिए मूव कर रहे हैं, और हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 62 के बाद कई दशक बीत जाने के बाद आज किस तरीके से इंडियन आर्मी जो है ये कॉन्वॉय या फिर ये चीजें मूव करती हैं। जो ये ट्रक्स हैं ये करीबन 3 से 5 टन का जो लोड है वो ले जा सकते हैं, यानी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा सामने होती हैं, क्योंकि ना सिर्फ आपके लिए जो चैलेंज होता है वो आपकी टेरेन होती है, बल्कि लोड कैपेसिटी भी होती है। आपको ये एक ड्रिल दिखा रहे हैं कि कैसे फॉरवर्ड लोकेशंस में अगर एक तुरंत ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका दुश्मन या फिर आपका जो चालबाज चीन कोई हरकत कर रहा है, तो कैसे आप ट्रूप्स की मूवमेंट या फिर रसद की मूवमेंट फॉरवर्ड लोकेशंस में पहुंचाते हैं। 62 की लड़ाई में तेजू से किबुथु पहुंचने में 14 दिन लग चुके। जी हाँ, 14 दिन के अंदर हर चीज बदल सकती है, और यही वजह थी कि चाइनीज बहुत अंदर तक आ गए थे। लेकिन आज के वक्त में ये काम 10 से 12 घंटे में कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात न सिर्फ जो भूपेन हजारिका ब्रिज है जो करीबन 4 से 5 टन की कैपेसिटी उठा सकता है, बल्कि लगातार जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें तेजी को भी देखा जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इन ट्रक्स के अंदर न सिर्फ जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो, बल्कि इसी के अंदर एम्यूनेशन, खाने पीने का सामान और दूसरी चीजें जल्द से जल्द पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कॉन्वॉय ट्रक में सवार होकर भारतीय जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ड्रिल पर निकल पड़े हैं। इंडिया न्यूज की टीम भी साथ है इस ड्रिल का गवाह बनने के लिए। उबड़ खाबड़ रास्तों में हिचकोले खाते हुए फौजी चल पड़े हैं। ये राह आसान नहीं है, चारों तरफ मुसीबतों के पहाड़ है। पक्की सड़क खत्म हो गई है, कीचड़ भरा कच्चा रास्ता ही विकल्प है। जंगल झाड़ को चीरते हुए आर्मी की गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही है। अब इसके आगे गाड़ी जा नहीं सकती। जवानों का जत्था एक जगह जमा होता है। सीनियर अफसर फौजियों को आगे का पूरा प्लान समझाते हैं, लेकिन इसके आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। आगे कोई रास्ता नहीं है। 2 पेड़ों के बीच रस्सी के जरिए पुल बनाया गया है, जिसे हैंगिंग लेडर कहा जाता है। यही हैंगिंग लेडर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है इन घने जंगलों की, जहां पर ना तो रास्ते हैं और आपको रास्ते ये जंगल काट के ही बनाने होते हैं। हमेशा में एक ऐसे ही आप देखें तो हैंगिंग लेडर, यानी जो आप इन्हीं की पत्तियों से या फिर इन्हीं पेड़ों से या फिर इनकी लकड़ियों से काट कर रास्ते बनाते हैं और इन्हीं रास्तों पर चढ़कर आपको आगे इन पहाड़ों को क्रॉस करना होता है। दरअसल ये इसलिए भी क्योंकि आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको कैसे मदद कराई जा सके या फिर वो उनको आगे पेट्रोलिंग के लिए जा सके, उसके लिए भी जरूरत पड़ती है। हालांकि क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पर इन छोटे छोटे रास्तों को बनाकर ही आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर चलना, या फिर आप मानिए कि अभी वेदर खुला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पड़ेगी या फिर चीजें आगे होंगी तो डिफिकल्टी भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ आपके लिए आपका वेदर, बल्कि अरुणाचल के घने जंगल और सामने बैठा चीन आपके लिए हमेशा चुनौती बना रहता है। इतनी मुश्किलों से आगे बढ़ने के बाद जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। फौज की पैनी निगाहें सीमा के उस पार है कि कहीं चीन कोई चहलकदमी तो नहीं कर रहा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर करीब करीब 800 किलोमीटर से ज्यादा की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगती है और चीन के साथ ये पूरा इलाका बेहद कम संवेदनशील भी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि बुद्धू का इलाका, जिसमें करीबन 354 किलोमीटर की LAC लाइन ऑफ कंट्रोल है। 62 की जंग में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ पर भारतीय फौज बहुत देर से पहुंची, या कह सकते हैं जब पहुंची तो उसके पीछे से जो रसद आया वो बहुत लेट आया, करीब करीब 14 दिन लग गए। लेकिन आज इंडियन फोर्सेस जो है लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन ये पेट्रोलिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 20-20 किलो के इस पैक को लेकर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पेट्रोल निकलता है तो उसका जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल का करीबन जो पेट्रोलिंग का टाइम होता है वो 20 दिन से ऊपर का होता है, और 20 दिन तक इनको इसी साजो सामान के साथ रहना, खाना और जीना पड़ता है। अब अगले 22 दिनों के लिए ये जवान ऐसे ही जंगलों की खाद छानेंगे। जंगल में आपका घर और आपका सारी जगह ये जंगल ही होते हैं। यहाँ पर आपको रहना, खाना इसी तरीके से होता है। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के दौरान करीबन 22 दिन आपको बाहर रहना पड़ता है। अगर आप देखें तो मैं आपको सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं कि आखिरकार 22 दिन तक ये क्या खाना रखते हैं। ये बैग है, ये एम्यूनेशन है, ये इनके रडार सिस्टम या फिर दूसरे जो इनके जो सर्विलेंस की चीजें हैं ये वो है, सॉक्स, ग्लव्स, ये स्लीपिंग बैग्स, ये आपका GPS, कैमरा और खास तौर पे मैप्स और दूसरी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा चीजें चना, जो मतलब खराब नहीं होता, आप इसको महीने तक खा सकते हैं। आपके सॉक्स, जूते, आपकी रस्सी और करीब ये सारी चीजें करीबन 32 चीजें होती हैं। जो इन 32 चीजों के अंदर साफ तौर पर आपको ये सारी चीजें अगर आप देखें, इनका वेट 22 यानी करीबन 22 किलो के अंदर आपका एम्यूनेशन से लेकर खाने तक सब हमारे जवान ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पेट्रोलिंग के दौरान लेकर चलते हैं। और अगर इस बैग को देखें तो आप मानेंगे कि शायद इसको उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 22 दिन तक आपको इसी बैग के साथ रहना है, चलना है, घूमना है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जंगलों के बीच घंटों की चहलकदमी के बाद अब जवानों के लिए कुछ खाने का वक्त हो गया है। जब आप ऐसी मूवमेंट में होते हैं तो आपके लिए हर चीज, हर छोटी छोटी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका खाना, क्योंकि जंगल में आपके लिए खाने को कुछ नहीं होता। इसलिए हर चीज आपको रेडी टू ईट यानी इसी तरीके से जंगल के अंदर बनानी होती है, जिसमें छोटे छोटे आपके जो पैकेट्स होते हैं, जो जिसको DRDO या फिर दूसरी एजेंसीज बनाती है, उबालते हैं और इनको खाना पड़ता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना लगातार इस तरीके की गुस्ताखी करता रहता है या फिर ऐसे चालबाजी करता रहता है, तो यही वजह है कि भारतीय फौज जो है लगातार वहां पर पेट्रोलिंग करती है। और ये पेट्रोलिंग करीबन मैं आपको बताया कि एक पेट्रोलिंग पार्टी करीबन 22 दिन तक बाहर रहती है, और इनके लिए हर चीज अगर आप ये देखें तो ये वो खाना है जो इन्होंने जंगल में बनाया है पेट्रोलिंग के दौरान, और ये उतना स्वादिष्ट तो नहीं हो, लेकिन इनकी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि ये देश के लिए जीते हैं, और यही वजह है कि इनके लिए सिर्फ सर्वाइवल ही इनका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जब भी ये पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि कैसे ये अपनी सरहदों को सुरक्षित रख सके, बल्कि ये भी कि अगर सर्वाइवल के अंदर कोई भी चुनौती आती है तो उसका मुकाबला भी कर सके। रेडी टू ईट भोजन लेने के बाद फौजी अब फॉरवर्ड लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगलों को चीरते हुए जाबाज जवान जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
पेट्रोलिंग के दौरान ये सभी लोग पूरी तरीके से तैयार होते हैं, यानी अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो ये 10 लोगों की टीम जो है वो कहीं भी मुकाबला कर सकती है। और खास तौर पर अगर आप देखें रॉकेट लॉन्चर, जिसकी जो रेंज है वो करीबन 4 से 5 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पेट्रोलिंग के दौरान ये सभी साजो सामान के साथ तैयार रहते हैं, जिसमें इनके न सिर्फ जीपीएस बल्कि अगर नाइट डिवीजन कैमराज होते हैं, लगातार बातचीत करने के लिए इनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, यानी अगर किसी भी ऐसे फॉरवर्ड लोकेशंस में इनको अपने सीनियर्स को या फिर दूसरे लोगों को कोई भी जवाब या रणनीति तैयार करने के लिए कहा जाए तो ये तुरंत कर सकते हैं। और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग का मतलब है कि 22 दिन तक ये पेट्रोलिंग पार्टी इंडिपेंडेंटली इतने बड़े एरिया के अंदर न सिर्फ सर्वेलेंस बल्कि लगातार उसको पेट्रोलिंग करती है, बल्कि ये भी देखती है कि कहां कहां पर चीन लगातार अपनी कब्जा या फिर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। Now terrain is tough. It is a jungle full of rivers, full of cuttings, full of slopes, mountains. So we have to halt. For this we have to arrange it because this time it's not raining. But generally in this place after March it will continuously raining for 15 days, 20 days. इस टेबल पर जवानों के बैग को खोल कर रखा गया है। बैग में खाने पीने के अलावा भी कई सामान हैं, जिसके बारे में आर्मी अफसर जवानों को बताते हैं कि इनका कब इस्तेमाल करना है। 22 किलो से ज्यादा वजनी इस बैग में कम्युनिकेशंस के साधन भी हैं, ताकि जवानों की टुकड़ियां एक दूसरे से लगातार संपर्क में रह सकें। अफसर के निर्देश के बाद जवान पूरी तरह से तैयार हैं आगे के मिशन के लिए। जवानों को हर सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ पर भारी भरकम बैग लिए हुए सीढ़ी के सहारे चढ़ने और फिर रस्सी के जरिए नीचे जमीन पर उतरने और उतरते ही मोर्चा संभाल लेने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि कभी भी किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए तो हिम्मत नहीं हारनी है। जब चीनी सेना से आमना सामना हो जाए तो हिंदुस्तान का क्या जवाब होगा, कैसा जवाब होगा, उसका नमूना दिखा रहे हैं ये जाबाज। भारतीय जवानों की सभी टुकड़ियां हर तरफ से मुस्तैद हैं। राइफलें गोलियां उगल रही हैं। दुश्मन को जरा भी मौका नहीं देना है, इसलिए बंदूक का बरसना जारी है। इसी बीच कुछ जवान दौड़कर आगे बढ़ते हैं, साथ ही जवान उन्हें कवर फायर देते हैं। ये बेसिकली ये दिखाने की या फिर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जब आप बेहद सामने आपका दुश्मन आपके बहुत करीब होता है, आपका चुनौतियां होती हैं आपकी, तो आप कैसे उससे निपटते हैं। और अगर आप मेरे उस तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि कैसे अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती है और एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए आगे सपोर्ट सिस्टम लेकर चलती है, वो भी यहां पर सिखाया जाता है। क्योंकि 5-5 लोगों की ये टीम जो पेट्रोलिंग करती है, यही फ्रंट लाइन पर आगे चलकर उस सारी चीजों को न सिर्फ उससे निपटती है बल्कि उसका मुकाबला भी करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आज हम हैं और यहां से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हमारी इंडियन फोर्सेस जो हैं वो लगातार न सिर्फ अपने आप को इन इलाकों में मजबूत कर रही हैं बल्कि आने वाली चुनौतियों को उसके लिए भी तैयार कर रही हैं। यही वजह है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे न सिर्फ अपनी मजबूती पिछले 1 साल से ज्यादा बढ़ा दी है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में न सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपनी व्यवस्था को बल्कि अपने सैनिकों को और कैसे स्पेशलाइज किया जा सके या फिर इस टेरेन के अंदर कैसे मजबूत किया जा सके, इसकी ट्रेनिंग भी दे रहा है। सबसे खास बात यह कि अरुणाचल प्रदेश में जो टेरेन है या फिर जो इसकी ज्योग्राफिकल जगह है वो कुछ ऐसी डिफिकल्टीज है जिसमें आपको झरने, नदी और खास तौर पर जब आप देखेंगे तो ऐसी मुश्किल टेरेन्स हैं जहां पर आपके लिए मूवमेंट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये घने जंगल ही हैं जिनको आपको अपने रास्ते इन्हीं जंगलों के बीच में से काट कर निकालने होते हैं। यही वजह है कि जब भी हम अरुणाचल की बात करते हैं या चीन की गतिरोध की बात करते हैं तो भारत के लिए दिक्कतें ज्यादा हैं, लेकिन भारतीय फोर्सेस इन दिक्कतों को पूरा करते हुए फिर इनका सामना करते हुए भी लगातार इन पर काम कर रही है। जब
रास्ता खत्म हो जाता है और पहाड़ सीना तान कर खड़ा हो जाता है, तब भी ये जाबाज जवान टिकते नहीं। पहाड़ों को ही ये फौजी रास्ता बना लेते हैं। पहाड़ों के बीच दरारों में पैर और हाथ रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ पैर हाथ रखने के लिए इंच भर भी जगह नहीं दिखती, वहाँ खुद ही जगह बनाते हैं और तब हथौड़ा और छेनी का ही सहारा होता है। रस्सी के सहारे ये जवान पहाड़ की ऊंचाइयां नाप लेते हैं और दूसरी तरफ जाकर अपनी सरहद का जायजा लेते हैं कि कहीं चीन की टेढ़ी नजर तो इधर नहीं पड़ी। दुश्मन से सिर्फ आमने सामने नहीं लड़ना होता, बल्कि मौसम से भी इन जवानों को जूझना होता है। कई बार खराब मौसम एक बड़े दुश्मन से कम नहीं साबित होता, क्योंकि मौसम खराब होने से कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो जाता है और फिर एक टुकड़ी का दूसरी टुकड़ी से संपर्क कट जाता है। कहते हैं कि फ्यूज को अपने दुश्मन के बर्बाद करना है। यही वजह है कि जब आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो सावधानी बरती जाती है वो इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मजबूत करने या फिर इनको मेंटेन करने में भी रखी जाती है। आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम पर नजर रखने के लिए अलग से एक टीम होती है जो जरूरत पड़ने पर तुरंत सब कुछ ठीक कर देती है। ये प्राइमरी कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, इसके अलावा कई और सिस्टम्स हैं या फिर जो दूसरी चीजें हैं उसको, लेकिन ये जो सिस्टम्स हैं इनसे खास तौर पर एक कमांड या फिर एक यूनिट दूसरी यूनिट से कैसे बात करे, कैसे मूवमेंट करे, ये सभी चीजें। और ये डेली का प्रोसेस है कि अगर कहीं से भी किसी की भी कनेक्टिविटी टूटती है तो 2 सोल्जर्स की टीम लगातार न सिर्फ ये जांच करती है कि कहां से सिस्टम टूटा है, बल्कि उसको दुरुस्त तभी से तभी किया जाएगा। और ये इस पूरे टेरेन की या फिर इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी चुनौती भी है कि यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मजबूत करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इलाका अरुणाचल का जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल वाला यानी डेंसली फॉरेस्टेड है, और यहाँ पे बारिश जब होती है तो ये सारी चीजें जो कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड और पूरा इलाका हो जाता है। तो ऐसे में अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मजबूत करना या उनको मेंटेन रखना बेहद मुश्किल होता है। हम अरुणाचल के इस इलाकों के अंदर आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाए हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय फौज के चुनौतियां क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं और कैसे जो 1962 के बाद से ही लगातार भारत इस इलाके में अपनी चीजों को दुरुस्त करता आ रहा है। 1962 में जो मुश्किलें ब्रिज की कमी की वजह से भारतीय आर्मी ने झेली थी, अब वैसी स्थिति नहीं रही। चीन के साथ लगातार बढ़ते दबाव और गतिरोध के बीच भारत के लिए बहुत जरूरी है कि न सिर्फ अपनी फॉरवर्ड लोकेशंस पे बल्कि ऐसे इलाकों में खासतौर पर जो अरुणाचल के फॉरवर्ड लोकेशंस है उस पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तैयारी कर ली जाए। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत इन इलाकों के अंदर आती है कि ये इलाके कई दशकों से दूसरे राज्यों से बिल्कुल कटे हुए रहे हैं। यही वजह है कि अब ज्यादा फोकस जो है इन इलाकों को दूसरे राज्यों से मिलाना है, यानी उन लोकेशन से या फॉरवर्ड लोकेशन से मिलाना जहां से मोबिलाइजेशन यानी अगर आर्मी कॉन्वॉयज को, उनके साजो सामान को या फिर आपके हथियारों को मोबिलाइज करना हो फॉरवर्ड लोकेशंस में तो वो कुछ ही घंटों में हो सके। आप मान के चलिए अगर 1962 की अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि तेजू से या फिर एक छोटी जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में 15 दिन का वक्त लगता था। हालांकि कुछ समय के बाद ही भारत ने ये चीज ठीक करनी, क्योंकि कई 62 के बाद अब मानिए कि कितने दशक बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ये चीज एक बहुत बड़ा कंसर्न या फिर एक बहुत सीरियस चीज है। हालांकि अभी जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूं ये वो ब्रिज है जो भारत का सबसे बड़ा लॉन्ग ब्रिज है और ये असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। 9.5 किलोमीटर से ज्यादा का ये ब्रिज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये अरुणाचल के इलाकों में न सिर्फ उन फॉरवर्ड लोकेशन तक जाता है बल्कि ये बड़े टैंक्स या दूसरी चीजों को आगे बढ़ाने में या फिर मोबिलाइज करने में बहुत अहम भी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आपको एक अंदाजे के तौर पर अगर मैं बताऊं तो आप देखेंगे कि यहां से इस ब्रिज से पहले यानी जब ये ब्रिज नहीं बना था तो यहां से चीजों को ले जाने में करीब 18 से 20 घंटे लगते थे। हालांकि ये वक्त अब
थोड़ा कम हो गया है, यानी करीबन 10 से 12 घंटे के अंदर ये मोबिलाइजेशन कर ली जाती है। आर्मी इस ब्रिज के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका आर्मी को हुआ है, क्योंकि इस ब्रिज की वजह से, पहली चीज क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पास होने की वजह से, और अरुणाचल प्रदेश की अहमियत, स्ट्रेटेजिकल अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और वो हमें हिमालयन बाउंड्री प्रोवाइड करता है हमारी डिफेंस के लिए। इस वजह से इस ब्रिज की अहमियत भी बहुत है। और दूसरी बात ये कि इसने इंडियन आर्मी का डिफेंस पोटेंशियल बढ़ा दिया है। अगर आपको आने वाले वक्त में चीन से लड़ने के लिए या फिर चीन की लगातार धमकियों को या फिर उसकी चीजों को मुकाबला करने की जरूरत है, तो आपको इन वक्त को और कम करना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार भारत ब्रह्मपुत्र नदी पे कई और ब्रिज बनाने की तैयारी भी कर रहा है, ताकि वो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार भारत के लिए एक मेजर कंसर्न रहा है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में भारत और चीजों को लेकर तेजी से काम कर रहा है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ सुमित चौधरी,